जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा IAS एकेडमी में। और ये हमारा पॉलिटी का अगला लेक्चर है और इस लेक्चर के माध्यम से हम जो DPSP के जो बचे हुए आर्टिकल हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा जो बचे हुए आर्टिकल हैं इसमें समेट जाएं और सिंपल से सिंपल भाषा में आपके सामने एक्सप्लेन करूं, ठीक है। अब देखो, समाजवादी सिद्धांत हो गए थे, अब पढ़ते हैं गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत का मतलब क्या होता है? यदि आपने अनुच्छेद 40 को पढ़ा है तो अनुच्छेद 40 का एक गांधीवादी सिद्धांत का ही पार्ट है। कैसे? ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां देना। ध्यान रखना, जब हमारा मूल संविधान बना था तो मूल संविधान में क्या हुआ था ना कि जो पंचायतों के बारे में बात नहीं बोली गई थी, यानी कि 2 स्तर की सरकार थी। जब हमारा संविधान बना था तब केवल 2 स्तर की सरकार थी। एक जो स्तर था वो था हमारा केंद्र का स्तर, ठीक है, केंद्र स्तर पर, और दूसरी थी राज्य के स्तर पर। यानी कि सरकार 2 ही थी, यानी कि एक तो केंद्र में सरकार और एक राज्य में सरकार। लेकिन जब आर्टिकल 40 को जब ध्यान में आया सरकार के, तो आर्टिकल 40 का सहारा लिया और आर्टिकल 40 के सहारे ही 73वां संविधान संशोधन हुआ। यानी कि संविधान में संशोधन हुआ 73वां, और उस 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ? पंचायतें गठित की गई। यानी कि जो वर्तमान में जो सरकार का जो रूप है वो त्रिस्तरीय रूप है। यानी कि एक तो संघ की सरकार यानी केंद्र की सरकार, और हर राज्य में अपनी अपनी अलग सरकार, और एक उन राज्यों में जो ग्राम स्तर पर जो सरकारें हैं वो पंचायती, ठीक है, वो पंचायती सरकार होती हैं। इनका उद्देश्य क्या है? आखिर ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि देखो, सपोज करो जो गांव के व्यक्ति हैं वह अपना नेता खुद चुनेंगे तो वो व्यक्ति उनकी समस्याओं को सुन सकेगा। और यदि सपोज करो यदि पंचायत ना बनी हो तो मैं लगता है कोई गांव की छोटी मोटी नाले की, तालाब की, खरंजा की समस्या है तो उसको लेकर के वो राज्य सरकार से बात करेगा या फिर MLA से बात करेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास उनका इतना शेड्यूल बिजी होता है कि वो लोग छोटी छोटी समस्याएं नहीं सुनते हैं। तो इसलिए गांधी जी के मत को भी ध्यान में रखा गया। गांधी जी ये कहते थे, यदि आपको असली भारत देखना है तो भारत के गांव में ही बसता है। यानी कि गांव को इतनी शक्तियां दे दो कि वो किसी दूसरे के पास ना जाना पड़े उनको अपना विकास की बात करने। तो इसी को देखते हुए आर्टिकल 40 का सरकार ने सहारा लिया और इसी आर्टिकल 40 को आधार बनाकर क्या हुआ? 73वां संविधान संशोधन हुआ और पंचायतों का गठन किया गया, ठीक है। आपको इतना ही इसमें याद रखना है। अगला है अनुच्छेद 43। यह क्या कहता है? देखो, मैंने आपको 43 का बताया था, उसमें 43 का बताया था कि जो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भूमिका के लिए कदम उठाना, ठीक है। अब यह है 43। 43 क्या कहता है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की, ठीक है, स्थापना करना, उनको प्रोत्साहन देना, और जो सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ध्यान रखना, हम इसको यहां क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि गांधी जी क्या थे? गांधी जी जो गांव में जो कुटीर उद्योग होते हैं ना, कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने सपोज करो आपने गेहूं खरीदा और गेहूं खरीदने के बाद आपने छोटे स्तर पर क्या हुआ? उसका आटा बनाया, और आटा बनाने के बाद आपने पैकिंग किया और उसे बाजार में क्या हुआ? उसे भेज दिया। तो ये आपका जो क्या हुआ? कुटीर उद्योग हो गया। इसी प्रकार से आपने सरसों खरीदी, सरसों का तेल निकाला है और बाजार में बेच दिया, ये आपका कुटीर उद्योग हो जाता है। तो गांधी जी ये चाहते थे कि जो भारतीय गांव हैं उनमें कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, ठीक है, और जो सहकारी आधार पर मिलना चाहिए। सहकारी आधार का मतलब क्या होता है? मतलब कई लोग, मतलब एक से अधिक लोग मिलते हैं और मिलकर के योजना बनाते हैं और कुछ छोटा सा उद्योग चालू कर देते हैं वो, ठीक है। इससे क्या होगा? एक व्यक्ति पर ना तो नुकसान पड़ेगा और जो प्रॉफिट होगा वो सब में बट जाता है। ये होता है सहकारिता, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो सरकार होती है, अब उस सरकार को कुटीर उद्योग से संबंधित अगर कोई नीति बनानी है तो क्या करती सरकार? इसी आर्टिकल 43 का सहारा लेगी। अभी जो है सहकारिता अब तो सहकारिता जो बहुत आंदोलन भी चला था और अब सहकारिता मंत्रालय भी बना दिया गया है। ध्यान रखना, सहकारिता मंत्रालय इसी आर्टिकल से संबंधित होगा। अब है अनुच्छेद
43B यह क्या, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संगठन एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसाय को बढ़ावा देना, वही है। इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना, वही सहकारी समितियों के बारे में बात बोली, यानी कि 43B जो है वो सहकारी समितियों के बारे में बात करती है। अगला है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या कहता है? 46 ये कहता है SC ST यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर जो समाज का कमजोर वर्ग है उसके हितों की सुरक्षा या उनका संरक्षण करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर स्टार लगा लेना, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देना और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है। अब देखो क्या करती है सरकार। अब सरकार को सपोज करो ST SC और जो समाज का कमजोर वर्ग है उसकी शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना हो तो सरकार क्या करेगी? अब सरकार के पास ऐसा तो है नहीं कोई देवदूत आकर बता देगा कि नहीं नहीं आप ऐसा करिए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। अब सरकार क्या करेगी? DPSP को एक बार पढ़ेगी, फिर ये कही अरे वाह इसी में लिखा हुआ है, ऐसा करते हैं हम इन्हीं को बनाते हैं आधार, यानी कि SC ST के लिए क्या करेगी? शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को देखेगी, यानी कि इनको क्या करेगी? शैक्षणिक क्या करेगी? यानी कि ST और SC के जो वर्ग है इनके लिए शिक्षा में क्या करेगी? स्कूल की फीस कम कर देगी, सीटों की संख्या को रिजर्व कर देगी सरकार। ऐसे कानून सरकार बना सकती है। उसके बाद अब जो कमजोर वर्ग है, यानी कि जरूरी नहीं कि SC और ST ही कमजोर वर्ग है, सामान्य वर्ग भी कमजोर वर्ग है, उनमें भी कुछ वर्ग हैं वो कमजोर हैं, तो उनको 2019 में आपने देखा EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर उनको आरक्षण 10% आरक्षण की उनकी भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर वर्ग जो सामान्य वर्ग है वो अमीर वर्ग होगा, उसको भी सरकार ने ध्यान में रखा और उनको भी 10% रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, तो सरकार जो नीतियां बना रही है वो इन DPSP के आधार पर ही बना रही है, ताकि जो विपक्ष में बैठी सरकार है वो हम पर हमला ना कर सके और हम सही तरीके से काम कर सकें, ना हमारे काम में कोई रुकावट आए। अब ध्यान रखो, यदि सरकार इन DPSP के आधार पर कानून को नहीं बनाती है तो क्या होगा? आने वाली 5 वर्ष की चूंकि आपकी सरकार 5 वर्ष की है, लेकिन 5 वर्ष के बाद जब आप जनता के पास जाओगे तो किस मुंह से जाओगे? आपके पास कोई भी विकल्प नहीं होगा बचने के लिए। इसलिए सरकार भरसक कोशिश यही करती है कि जो DPSP में जो बातें बोली गई है उनको एज इट इज फॉलो करे और उनके आधार पर अपनी नीतियां, अपनी योजनाएं, अपने कानून बनाए। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम 47। ये क्या कह रहा है? स्वास्थ्य के लिए नुकसान और नशीली दवा औषधि प्रयोजन के लिए उपभोग पर प्रतिबंध। इसका मतलब क्या है? इसका यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं से, ठीक है, और मदिरा, ड्रग और औषधियां प्रयोजन के लिए इनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हमारे शरीर, जो मानव शरीर पर जो प्रभाव डालते हो, जैसे कि जो मदिरा है, शराब है, ठीक है, नशीले दवा हैं, ड्रग्स हैं, उनके उपभोग पर प्रतिबंध लगा सकती है। आप देखते होंगे गुजरात है, ठीक है, बिहार है, तो इनकी जो सरकार है, इन सरकारों ने इसी आर्टिकल 47 का सहारा लिया है और अपने यहाँ पर क्या है, शराब को प्रतिबंध कर दिया है। लेकिन ध्यान रखना, यह राज्य पर डिपेंड करता है कि शराब को चालू करना है या फिर बंद करना है। क्योंकि अब क्या होगा ना, अब सरकार ने इस आर्टिकल 47 का सहारा लिया और क्या कर दिया, शराब को बंद कर दिया। अब सरकार, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है, तो हम सरकार पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया है कि ये गैर न्यायोचित है। यानी कि यदि इनको सरकार फॉलो नहीं करती है, इनको नहीं मानती है, इनके अनुसार कानून नहीं बनाती है, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन यदि सरकार ऐसा करती है तो क्या होगा, व्यक्तियों, समाज के जो मस्तिष्क में एक बेहतर छवि बनती है कि भाई सरकार जो है हमारी अच्छा काम कर रही है। क्योंकि जो कमजोर वर्ग है वो इस प्रकार के जो नशीली दवा होती है, ड्रग्स होते हैं, औषधियाँ होती है, इनसे वो उठ नहीं पाता, उसका विकास नहीं हो पाता। और इसी चीज़ को देखते हुए सरकार कितनी भी योजना, कितनी भी पॉलिसी बना दे, लेकिन उनका फिर भी विकास नहीं हो पाता। कारण क्या है? कारण यही है, वह वर्ग इसी में उलझा रहता है। ठीक है, वह अपना व्यक्तिगत स्तर पर नहीं सोच पाता कि हमारा जो सर्वांगीण विकास है, हमारे बच्चों का विकास है, हमारा विकास है, वो इसमें नहीं है,
वो किस में है, वो बेहतर जीवन में है। ठीक है, तो सरकार पूरी कोशिश करती है कि इन्हीं को देखते हुए सरकार क्या आता है, नई नई स्कीम्स लेकर आती है, नए नए कानून लेकर आती है। ठीक है, इसी को देखते हुए जो नशीले ड्रग्स होते हैं उनके आवागमन पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, और जो नए नए मतलब के विभाग भी गठित किए जाते हैं ताकि यदि ऐसी कोई अगर प्रक्रिया में उलझा हुआ व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है। अब हम बात करते हैं आगे अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, गाय, बछड़ा या फिर दुधारू जो पशु हैं, यानी गाय है, बछड़ा है और जो दुधारू किस्म की जो और नस्लें हैं, ठीक है, उनका क्या है, उनकी बलि को रोकना है। ठीक है, उनकी बलि को रोकना है। ठीक है, और उनकी नस्लों में सुधार दें, उनकी नस्लों में क्या करना, सुधार करना है। यानी कि आर्टिकल 48 ये कहता है जो गाय हैं, बछड़ा हैं और जो दूध देने वाली जो और पशु हैं उनके बलि को रोक दो। यानी कि ऐसा ना हो कि कोई सपोज करो कोई गाय है, ठीक है, और या कोई अन्य पशु है दूध देना, सपोज करो भैंस है। ठीक है, अब भैंस में क्या किया, भैंस का दूध हो गया कम, अब हम क्या करें, उसे काट दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कैसे भी करके, चूंकि अब वैज्ञानिक पद्धति बन चुकी है, अब उसकी नस्ल में सुधार कर दो ताकि इसी की जो आने वाली नस्ल हो वो इससे बेहतर हो। अब देखो इसका भी जीवन बच जाएगा और जो इससे एक नस्ल और पैदा हो जाएगी, अच्छी नस्ल। ठीक है, तो उसको अब सरकार क्या करती है, सरकार इन्हीं को देखते हुए सरकार क्या करती है, अपनी नीतियां बनाती है। जो पशुधन से संबंधित सरकार नीतियां बनाती है। आपने देखा होगा जैसे कि जो इंसानों के लिए IVF टेक्निक है, टेस्ट ट्यूब बेबी जो टेक्निक है, इसके माध्यम से क्या है, बच्चे को पैदा किया जाता है। इसी प्रकार से जो अच्छी नस्ल के जो पशु होते हैं उनका जो कह सकते वीर्य होता है उसको एकत्र किया जाता है और एकत्र करने के बाद क्या होता है, इंसर्ट किया जाता है पशुओं में। ठीक है, ताकि अच्छी नस्ल की जो वैरायटी आ सके। तो सरकार इस पर भी काम कर रही है। अब आगे हम पढ़ते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, उदार बौद्धिक सिद्धांत का मतलब क्या है, उदार बौद्धिक सिद्धांत का मतलब सिंपल ये है, यानी कि हमने समाजवादी पढ़ लिए, हमने गांधीवादी पढ़ लिए। ठीक है, अब जो उदार बौद्धिक का मतलब क्या है, उदार बौद्धिक का मतलब यह है जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो बौद्धिक जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये आर्टिकल उसका समर्थन करते हैं। कैसे, आर्टिकल 46 को देखो। आर्टिकल 46 क्या कहता है, भारत के समस्त, आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 44 ये कहता है भारत के जो समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता होनी चाहिए, एक समान सिविल सहायता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इस पर स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपल यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो एक समान सिविल सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो आर्टिकल 44। अब एक समान सिविल सहायता का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यानी कि जो भारत में है, हमारा भारत का विविधताओं से भरा हुआ देश है। यानी कि हमारे जो विवाह करने की पद्धति हर धर्म से अलग होती है। यानी कि हिंदुओं में क्या होता है, विवाह की पद्धति वो अलग होती है, मुस्लिमों में अलग होती है, क्रिश्चियन में अलग होती है और पारसियों में अलग होती है, सिखों में अलग होती है। तो आर्टिकल 44 ये कहता है, ये तो होगी हमारी विवाह की पद्धति। अब जो महिलाओं, जो बेटियों को जो उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिलती है उसके भी कानून मुस्लिम वर्ग में अलग होते हैं, हिंदुओं में अलग होते हैं, अलग अलग धर्मों अलग अलग होते हैं। तो ये आर्टिकल 44 ये कहता है कि सभी धर्मों के लिए एक समान कानून हो जाए। यानी कि जो संहिता बनाई गई है, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाए, वो सभी धर्मों को क्या हुआ, एक हिसाब से कानून बने। यानी कि जो विवाह की पद्धति हो वो एक ही तरीके से हो। ठीक है, अगर पत्नी को पति से अलग होना है तो उसकी एक ही पद्धति होनी चाहिए हर धर्म की। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना गोवा में तो ये लागू है, आर्टिकल 44 जो एक समान सिविल सहायता गोवा में लागू है, क्योंकि गोवा बहुत छोटा राज्य है। लेकिन बड़े राज्य में ये संभव नहीं है। लेकिन विचार चल रहा है, यदि हमारे भारत की साक्षरता स्तर अगर बढ़ता है या फिर आने वाला जो फ्यूचर होगा उसमें ऐसा संभव भी हो सकता है। क्योंकि अब विदेशों में देखते होंगे, विदेशों में क्या होता है, एक ही कानून होता है सबके लिए। लेकिन वर्तमान सिचुएशन ऐसी है, भारत में ये पॉसिबल नहीं है इस समय। ठीक है, आर्टिकल 45 देखते हैं। 45 क्या कहता है, सभी बालकों को जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष तक की है उनके लिए निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। आर्टिकल 45 ये कहता है
कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको क्या है, निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, अब निःशुल्क शिक्षा का मतलब क्या है, और ये आर्टिकल 21 का में मैंने आपको पढ़ाया था कि माता पिता की ये मौलिक माता पिता की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा उपलब्ध कराए। वहाँ तो ये माता पिता को करवानी ही पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर राज्य से भी बोला गया है कि आप ऐसे कानून बनाइए जिसके माध्यम से क्या हुआ, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा मिल सके निःशुल्क। अब ध्यान रखना, जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया था भारत में जो सर्व शिक्षा अभियान, और काफ़ी सफल भी हुआ था वो अभियान। उसके बाद जो मिड डे मील की योजना है, जो बच्चों को दोपहर में खाना मिलता है, तो ये सब क्या होता है, ये सब इसी आर्टिकल के आधार पर तो बनाए गए हैं ताकि बच्चे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। ठीक है, और दोपहर में उनको भोजन की भी व्यवस्था हो। ठीक है, उनको थोड़ा स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो ये सब कानून जो नियम बनाए जाते हैं वो इन्हीं डीपीएसपी को आधार में रखकर तो बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं हम 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। इसका मतलब क्या है, 48 क्या कहता है, 48 ये कहता है हमको जो कृषि करनी है, हमको जो पशु पालने हैं वो वैज्ञानिक तरीके से करना है। कैसे, सपोज करो हमारी जनसंख्या है 130-140 करोड़ के समथिंग भारत की जनसंख्या होने वाली है, यहाँ हो चुकी है, और हमारे पास संसाधन हमारे पास लिमिटेड है, यानी कि हमारे पास जो खेती है, कृषि है, वो लिमिटेड है। सपोज करो यदि पहले हम क्या करें, पहले हम 1 बीघा में सपोज करो 20 बीघा अनाज को उपजा रहे हैं। ठीक है, तब जनसंख्या है 10,000, अब जनसंख्या होगी 50,000, लेकिन हमारे पास खेत तो सीमित ही है। लेकिन अब 20 किलो अनाज नहीं, अब हमको 80 किलो अनाज चाहिए, क्योंकि जनसंख्या हमारी 50,000 हो चुकी है। तो इस स्थिति को देखते हुए हमें क्या है, वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना चाहिए, जिससे क्या हो, हम उत्पादन को बढ़ा दें। तो सरकार इसी को देखते हुए कृषि में क्या हुआ, बहुत सारी नई नई तकनीकों को लेकर आती है ताकि कृषि की उत्पादकता को बढ़ा सके। और पशुपालन में भी बहुत सारी वैरायटियां हैं, ताकि पशुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, खाल प्राप्त होती है, पशुओं से हमें बाल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इससे ऊन बनती है, पशुओं से दूध प्राप्त होता है। ठीक है, यदि ये भी हम अगर वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो हम इसमें भी सुधार कर सकते हैं। सरकार इनको ध्यान में रखकर सरकार कानून बनाएगी। अगला है 48 का या 48A, ये क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। 48 का ये कहता है जो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, और जो वन में रहने वाले जंगली जानवर हैं हमें उनकी भी सुरक्षा करनी है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया था, 1976 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया था। ध्यान रखना, इस आर्टिकल 48 का को ध्यान में रखते हुए ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1976 में बनाया गया, ताकि जंगली जानवर हैं हम उनका संरक्षण कर सकें। ठीक है, और पर्यावरण से संबंधित भी बहुत सारे अधिनियम आए हैं। ठीक है, वो इसी आर्टिकल के माध्यम से ही सरकार लेकर के आई है। 48 हो गया, अब है 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व वाले, ठीक है, कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि रखने वाले स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करना। यानी कि अनुच्छेद ये कहता है जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं हमें उनकी सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो गल जाएं, वो टूट हो जाएं, वो खंडर हो जाएं, क्योंकि हमारे संस्कृति का पार्ट है। इसी को देखते हुए अधिनियम भी, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का भी गठन किया गया। ठीक है, और बहुत सारे अधिनियम लाए गए इन्हीं को देखते हुए, ताकि जो हमारी जो इस राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, ठीक है, ये सब क्या है, ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, इनका संरक्षण करना जिम्मेदारी बनती है सरकार की। ठीक है, तो सरकार इनको ध्यान रखते हुए कानून और अधिनियम भी लेकर के आती है। अगला है अनुच्छेद 50, इस पर स्टार लगा लेना। तो ध्यान रखना, जितने सारे जो डीपीएसपी के जो प्रावधान हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। अगला है 50 है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। इसका मतलब क्या है, जो राज्य में जो लोक सेवा है, ठीक है, राज्य की जो लोक सेवा है यानी कि जो पब्लिक सर्विस हैं, तो पब्लिक सर्विस के अंतर्गत क्या है, क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या बोला, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, न्यायपालिका, क्योंकि देखो कार्यपालिका क्या करती है, कानूनों को लागू करती है। ठीक है,
और न्यायपालिका क्या करती है, उन कानूनों का ध्यान रखना पुनरीक्षण करती है, ठीक है, उनका समीक्षण करती है, उनकी समीक्षा करती है कि कानून सही बना या गलत बना है। अगर गलत बना होगा तो उसको रद्द करने का भी अधिकार न्यायपालिका को है। सपोज करो लागू करने वाला और जांच करने वाला यदि एक ही हो जाएगा तो आप उम्मीद कर सकते हो कैसी स्थिति होगी। तो इसका मतलब जैसा भी कानून बने लागू कर दो, उसे पता ही है न्यायपालिका तो अपने पास अपने विभाग की बात है, ऐसा नहीं है। यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग होनी चाहिए पब्लिक सेवाओं में, ठीक है। अनुच्छेद 51 ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, संधि। इनका मतलब क्या है सिंपल से। और 51 क्या कहता है, 51 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या सौहार्द को बढ़ाना। सपोज करो यदि हमारा पड़ोसी यदि आतंकी है तो हमें भी नुकसान हो सकता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है, सपोज करो आप यहां रहते हो, ठीक है, आप यहां रहते हो, आपके पड़ोस में 2 व्यक्ति हैं, यदि 2 व्यक्तियों में तनातनी चल रही है और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इनके बीच में मध्यस्थता कराएं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसको हम अपने विश्व स्तर पर देख लो। अब जैसे भारत का देश है, पाकिस्तान पड़ोसी है, अफगानिस्तान भी है। यदि इन दोनों के बीच में तनाव रहता है तो इसका इम्पैक्ट भारत में भी पड़ेगा। क्यों भारत में पड़ेगा, यदि इनमें लड़ाई झगड़ा होगा तो ये क्या करेंगे, क्योंकि भारत का क्या दोनों से हित जुड़ा हुआ है, व्यापारिक हित जुड़ा हुआ है और भी हित जुड़े होते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या सौहार्द को बढ़ाना है। आप देखते होंगे हमारे मोदी जी विदेशों में जाते हैं, यदि कहीं पर कोई देश से यदि आक्रमण की स्थिति चल रही है, तनातनी चल रही है, तो सरकार, हमारी भारत सरकार ये कोशिश करती है कि उनमें मित्रता बढ़े। जिससे क्या होगा, जिससे जो सौहार्द की स्थिति बढ़ेगी विश्व स्तर पर, ठीक है। तो मैंने उम्मीद की है कि जितने सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल थे उनको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब कुछ चीज और देख लेते हैं हम, ठीक है। अब कुछ चीज किस सेंस में देख लेते हैं, क्योंकि देखो कुछ मौलिक अधिकार जो हैं, जो डीपीएसपी हैं, कुछ जोड़े गए हैं संविधान संशोधन के माध्यम से। हम उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला हम आर्टिकल की बात करें कि कौन कौन से मौलिक अधिकार, बार बार मौलिक अधिकार निकल रहा है, डीपीएसपी, ठीक है, कौन कौन से 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ध्यान रखना 39 बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, यह जोड़ा गया है, ठीक है। 39A समान न्याय के लिए गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, यह भी जोड़ा गया है किससे, 42वें संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 48A ये 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, ठीक है। इतना बता दिया। उसके बाद अब आता है जो 45 में मैंने क्या कराया था, 45 में यह कराया था कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की बात की जाएगी, ठीक है, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसे तब जोड़ा गया है, ठीक है। अगला है 97वां संविधान संशोधन किसे जोड़ा है, 43B, यानी कि जो सहकारिता समितियां हैं ये उनसे 97वां संविधान संशोधन जुड़ा है। उसके बाद यहां पे तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, वही है जो मौलिक अधिकार होते हैं वो न्याय उचित होते हैं और जो डीपीएसपी होते हैं वो गैर न्याय उचित होते हैं। यानी कि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यदि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होगा या फिर उनको सरकार नहीं माने तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए इसको गैर न्याय उचित बोलते हैं, ठीक है। राज्य का कर्तव्य है कि विधि बनाते समय इनका इस्तेमाल करें। अब एक बात आती है कि आखिर इनको न्याय उचित क्यों घोषित किया गया, कुछ तो रीजन रहा होगा। इसका रीजन रहने का क्या कारण है, क्योंकि देश के पास उस समय इतने आर्थिक संसाधन नहीं थे कि सभी को सब कुछ उपलब्ध करवा सके, ठीक है। पहला, विविधता और पिछड़ेपन वाला देश, यानी कि हमारे अंग्रेजों ने कुछ नहीं छोड़ा था, सब कुछ लूट कर ले गए थे। और नया स्वतंत्र भारत ना तो इतना पैसा कहां से लाता, तो ये भी एक दृष्टिकोण है, ठीक है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना। ये मेंस के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, आपको पीटी में यहां से नहीं बनेगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। पीटी में जितना बनना था मैंने आपको अच्छे तरीके से पूरा बता दिया। अब इनकी कुछ आधार पर आलोचना भी होती है, ठीक है,
कि ये कानूनी कोई शक्ति नहीं मिली है इनको, ये तर्कहीन व्यवस्था है, रूढ़िवादी आधार पर ऐसे की है। 19वीं सदी की बात करते हैं जो कि ब्रिटिश से, यह 19वीं सदी के ब्रिटिश के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है, तो इस आधार पर इनकी आलोचना भी होती है। अब ध्यान रखना, कुछ टकराव भी होते हैं, जैसे संवैधानिक टकराव होते हैं, तो उनकी स्थिति में क्या करते हैं, केंद्र और राज्य के बीच टकराव रहता है, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकता है और लागू ना करने पर राज्य को बर्खास्त कर सकता है। तो इस चक्कर में टकराव, जैसे कि केंद्र सरकार कोई नीति लागू करना चाहे और राज्य सरकार उसको लागू ना करे तो टकराव की स्थिति रहती है। अब ऐसा क्या करता है, अब केंद्र सरकार क्या करेगी, सरकार उसमें क्या करेगी, सरकार को बर्खास्त कर देगी कुछ समय के लिए। कैसे कि उसमें क्या कर देगी, संवैधानिक तंत्र की विफलता बता देगी, इस आधार पर भी ये कर देती है। ठीक है, उसके बाद है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव रहता है। ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपको मैं बता रहा हूं याद रखने के लिए, क्वेश्चन एग्जाम में यहां से नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है अंतर, मौलिक अधिकार और डीपीए दोनों आपने पढ़ लिए। अब अंतर करना बहुत आसान है। कैसे, मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हैं। ये है पार्ट 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, मौलिक अधिकार नकारात्मक होते हैं क्योंकि राज्य को कुछ ना कुछ करने से रोकते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये सरकार को सपोर्ट करते हैं कि आप ये काम करिए बेहतर होगा। मौलिक अधिकार होते हैं वो न्याय उचित होते हैं, ये गैर न्याय उचित होते हैं। ठीक है, ये मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित करते हैं और ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। मौलिक अधिकार क्या हो, कानूनी रूप से मान्य है। ठीक है, और इन्हें राजनीतिक तथा नैतिक रूप से मान्यता प्राप्त है, यानी कि मौलिक अधिकारों कानूनी मान्यता प्राप्त है। यदि आप ये लागू नहीं होंगे तो आप कोर्ट जा सकते हो, या फिर उल्लंघन होगा तो आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, मौलिक अधिकार व्यक्तियों के आधार पर आधारित होते हैं, लेकिन ये पूरे समुदाय के लिए, कल्याण के लिए होते हैं। ठीक है, मूल अधिकार, अगर कोई कानून हमारे अधिकारों का हनन करता है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। यदि कोई भी कानून यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उस कानून को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ये डीपीएसपी पर ऐसी कोई चीज लागू नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये एक एक लाइन के थे। इसके बाद है कुछ केस हैं, हम केस की बात कर लेते हैं, इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला है चंपाकम दोईराजन मामला 1951। इन्होंने कहा डीपीएसपी से ज्यादा मौलिक अधिकार। इसका मतलब क्या है कि जो मौलिक अधिकार के सहायक है डीपीएसपी, मौलिक अधिकार के क्या है, सहायक है डीपीएसपी। किसने बोला था, चंपाकम दोईराजन में ये बात बोली थी। उसके बाद है गोलकनाथ मामला आया था 1957 में। इसने बोला था मौलिक अधिकारों को कोई बदल नहीं सकता, यह पवित्र है, संशोधन नहीं हो सकता, पर जब आपातकाल हुआ तो डीपीएसपी को ज्यादा शक्ति हुई और डीपीएसपी को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14, 19, 31 को साइड में रखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि आपातकाल की स्थिति होगी तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वह स्थगित हो जाते हैं, लेकिन डीपीएसपी क्या होते हैं, ये बने रहते हैं। मिनर्वा मिल्स केस आया था। ठीक है, इसमें बोला था कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में संतुलन होना चाहिए। ठीक है, संतुलन होना चाहिए। इसके बाद इसमें दो तीन चीज और थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आज से हमने इसको डीपीएसपी को अच्छे से फिनिश कर लिया। ठीक है, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले लेक्चर हैं उनको भी अच्छे तरीके से आपको बताऊं। मैंने जिस तरीके से आपको बताया आप उस तरीके से याद करते जाइए, आपकी शब्दावली भी बेहतर हो जाएगी और आपको मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर भी समझ आएगा और ये भी समझ आएगा कि डीपीएसपी क्यों महत्वपूर्ण है और मौलिक अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।